Hello friends, welcome back to BioBoffin. So we are back again with 5 question 5 topic revision series. अब तक इस सीरीज़ में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ न्यू चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोजोन्स। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल पूछा आपसे कि आपको बताना है कि सारे के सारे प्रोटोजोन्स किस ऑप्शन में लाई कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको दिया है डायटम्स, फ्लैजिलेट्स, अमीबा एंड सिलिएट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायटम्स दिया है, यानी कि ये क्या है, ये आपका होता है एल्गे। ठीक है, दिस इज एन एल्गे, यानी कि ये प्रोटोजोन की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद दिया है एपिकॉम्प्लेक्सन्स, फ्लैजिलेट्स, अमीबा एंड सिलिएट्स, ये सारे के सारे आपके प्रोटोजोन्स होते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद दे दिया है अमीबा, एक्टिनोमाइसिस, सिलिएट्स, फ्लैजिलेट्स। अब एक्टिनोमाइसिस दे दिया, ये बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स, साइनोबैक्टीरिया, एपिकॉम्प्लेक्सन्स। अब साइनोबैक्टीरिया दे दिया, ये तो आपको पता है कि ये बैक्टीरिया होता है ना, जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, खाना खुद बना लेता है, तो इसलिए ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एपिकॉम्प्लेक्सन्स, फ्लैजिलेट्स, अमीबा एंड सिलिएट्स। ठीक है, ये सारे के सारे आपके प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ ये देखनी है, अगर प्रोटोजोन बनना है ना, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा, ये आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, ये आपका डायटम्स हैं। उसके बाद फ्लैजिलेट्स, जितने भी आपके फ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास इस तरह का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फ्लैजिला उनको लोकोमोशन में, मूवमेंट में इस तरह में हेल्प करता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास फ्लैजिला होता है वो क्या कहलाते हैं, फ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये अमीबा है। उसके बाद ये आपके सिलिएट्स हैं, है ना, जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे सिलियास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सिलिएट्स हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये एपिकॉम्प्लेक्सन्स का डायग्राम है ना, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम हो गया, वो एक तरह का एपिकॉम्प्लेक्सन्स है। उसके बाद ये आपके एक्टिनोमाइसिस आ गए, जो कि आपके बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये सब पहले ही देख रखा होगा। अच्छा, ये आपका आ गया कौन, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद बना लेता है, क्योंकि इस तरह से इसके पास ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जो आर.एच. विटाकर थे, है ना, आर.एच. विटाकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये तो सबको पता है। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, 5 अलग अलग किंगडम्स दे दी, जिसमें से सबसे पहला मोनेरा, है ना, प्रोटिस्टा, ये सब आपको पता है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, प्रोटिस्टा की। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे पता चला कि प्रोटोजोन्स कौन होंगे, है ना, किंगडम प्रोटिस्टा में किसको डालना है, ये कैसे उनको पता चला। ठीक है, तो देखो उन्होंने बोला कि सबसे पहले देखो भाई सेलुलर स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का सेलुलर स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर प्रोटिस्टा में आना है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, एक सेल का होना चाहिए, एंड यूकैरियोट होना चाहिए, है ना। यूकैरियोट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस होना चाहिए अच्छा खासा, और क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। अच्छा, ये चीज़ जो है वो बैक्टीरियाज में नहीं होती, इसीलिए ये थोड़े से अलग होते हैं। बैक्टीरियाज भी देखो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि इसके साथ ही साथ सेलुलर स्ट्रक्चर देखने के बाद क्या देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर प्रोटिस्ट की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ दी प्रोटिस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, है ना, अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो क्या करते हैं ये भाई फेगोसाइटोसिस यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ पे मैं अमीबा बनाया, है ना,
अब अमीबा के पास क्या होते हैं, ये फीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्स्यूडोपोडिया, है ना, फॉल्स फीट। ये क्या करते हैं, जिस तरफ इनको खाना दिखता है उस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे इसके पास जाते हैं और फिर इसको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इनगल्फिंग वाला प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो जितने भी ऑलमोस्ट प्रोटिस्ट्स हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब अगर वो फेगोसाइटोसिस ना करें तो उस दौरान वो अगर हेटेरोट्रॉफिक हैं तो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, एब्जॉर्बिंग डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी वो कर लेते हैं, इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका रहता है। ठीक है, अब ये तो थे वो जो हेटेरोट्रॉफिक हैं, है ना, जो दूसरों पे डिपेंड हैं। ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे बना पाएंगे, इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो फ्लैजिलेट्स होते हैं ना हमारे, जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे यूग्लिना वगैरह, है ना, तो उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये सन की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, आई होप मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि भाई लोकोमोशन चेक करना पड़ेगा इनका, मूव कैसे कर पा रहे हैं, मूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। इन्होंने बोला कि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो एक प्रोटिस्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूग्लिना के पास लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट था, फ्लैजिला। फिर उन्होंने बोला कि अगर सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, सीलिया किस में प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम में, तो उन्होंने बोला कि अगर सीलिया प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए तब भी वो एक क्या होगा, प्रोटिस्ट होगा। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि अगर प्स्यूडोपोडिया है, जैसे कि किसमें होता है, अमीबा में, अभी हम बात कर रहे थे, है ना, तो अगर इस तरह की चीजें हैं, है ना, फ्लैजिला है, सीलिया है, प्स्यूडोपोडिया है ना, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे भाई, ये कहलाएंगे प्रोटिस्ट्स। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई मूव नहीं कर रहा है, ये सारे तो वो बता दिए ना जो मोटाइल हैं, जो मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके एपी कॉम्प्लेक्शंस, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखो, प्लाज्मोडियम। ये क्या करता है, ये मूव नहीं करता है, ये होता है नॉन मोटाइल। ठीक है, और ये बिल्कुल वायरस की तरह बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर लिविंग होता है, फ्री फ्लोटिंग नहीं होता ये। इसको अगर सरवाइव करना है तो होस्ट की बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो है वो उन्होंने बताई। अगर नॉन मोटाइल है तो एपिकॉम्प्लेक्शंस हो सकते हैं, है ना, और अगर आपके मोटाइल हैं तो उनमें फ्लैजिला, सीलिया, प्स्यूडोपोडिया, ये सब होना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। चौथी चीज उन्होंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। ठीक है, प्रोटिस्ट जो होते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, एसेक्सुअली की बात करें तो ये बाइनरी फ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, या तो बाइनरी फ्यूजन कर सकते हैं या फिर ये क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कर सकते हैं, है ना, मल्टीपल फ्यूजन भी कर लेते हैं। तो इस तरह के मोड्स को यूज़ करके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इनको करनी है तो किससे हो सकती है, इनके पास क्या होने चाहिए, सीलिया होने चाहिए, यानी कि सीलिएट्स। जो सीलिएट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, कंजुगेशन। ठीक है, सीलिया को यूज करते हैं, वो कंजुगेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं ना, अपना जो मटेरियल है वो एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर लेते हैं डायरेक्टली। अच्छा, पांचवी चीज जो इन्होंने बताया कि इनका हैबिटेट भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये रह रहे हैं। तो जो आपके प्रोटिस्ट होते हैं ये अच्छे खासे जगहों पे फैले होते हैं, जैसे कि ये आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मरीन वाटर में मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर जगह। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासिटिक।
एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या कॉज करता है ये? मलेरिया। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करनी है, याद रखनी है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द टेबल गिवन बिलो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, आपको ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट दी है कॉलम ए में, और दूसरे कॉलम में क्या दे रखा है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखे हैं। आपको राइट मैच करके ऑप्शन लगाना है। ठीक है, अच्छा, एक एक करके जो है वो सबसे पहले बैक्टीरियाज को समझ लेते हैं ना, सारे के सारे ऑलमोस्ट बैक्टीरिया दे रखे हैं आपके पास, और फिर इनके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है। सबसे पहले आपको कॉलोबैक्टर दिया है। ठीक है, अब देखो ये होता है एक बैक्टीरिया, और इसकी खास बात क्या है, इसका लाइफ साइकिल। अच्छा, लाइफ साइकिल इसको खास इसलिए बनाता है क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ये दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करता है। एक होते हैं इसके स्टॉक सेल्स, एक होते हैं स्वार्मर सेल्स। ठीक है, अब देखो स्वार्मर सेल्स जो होते हैं ना वो खास होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले डेवलप होते हैं। स्वार्मर से पता चल रहा होगा कि ये स्विम करते रहते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, मोटाइल। और मोटाइल होने के लिए इनके पास क्या होता है, सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। सिंगल फ्लैजिलम, सिंगल फ्लैजिलम, और साथ में इनके पास पिल्लाई भी होते हैं। राइट, तो ये पिल्लाई जो होता है वो एक ही पोल पे प्रेजेंट होता है कहीं पे, है ना, पूरी थ्रू आउट द बॉडी किसी एक पोल पे पिल्लाई प्रेजेंट होते हैं, सेक्स पिल्लाई कहते हैं इनको। और इनके पास फ्लैजिला होते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो स्वार्मर सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना है ना। एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, क्यों एक्सप्लोर करना है इनको, फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज देखेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर क्या होता है, फिर एक ऐसा पीरियड आ जाता है जहाँ पे ये जो अपने स्वार्मर सेल्स होते हैं ना, ये अपना फ्लैजिला, पिल्लाई, ये सब शेड ऑफ कर देते हैं, सब त्याग देते हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर इनमें होती है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होने के बाद ये खुद को किस में चेंज कर लेते हैं, स्टॉक सेल्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आई होप इतना प्रोसेस क्लियर है। अब हम स्टॉक सेल्स के बारे में देख रहे हैं, है ना। हमने क्या बोला, हमने बोला लाइफ साइकिल शुरू होती है इस बैक्टीरिया की कैसे, स्वार्मर सेल्स के साथ, जिनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला, पिल्लाई, ये सब होता है। ये अपने आसपास एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं जब तक इनको रिसोर्सेज मिलते रहते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा पीरियड आता है जब ये अपने पिल्लाई और फ्लैजिलम को शेड ऑफ कर देते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसमें, स्टॉक सेल्स में। अब ये स्टॉक सेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके इमोर्टल। इमोर्टल मतलब जो कभी ना मरे, अमर, अमर हो जाते हैं ये। ठीक है, तो अमर हो जाते हैं ये किसकी तरह, जैसे कि कैंसर सेल्स इमोर्टली डिवाइड करते हैं ना, वैसे तो ये भी रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, रिपीटेडली डिवाइड। और अगर ये रिपीटेडली डिवाइड करते रहेंगे तो न्यू सेल्स जनरेट करते रहेंगे, है ना, न्यू सेल्स को जनरेट करते रहते हैं। ठीक है, बिना सिग्निफिकेंट चेंजेस अपने अंदर किए। ठीक है, अब इनका सेल मतलब ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्यों इनको न्यू सेल्स जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे चल करके बनाते हैं स्टॉक। ठीक है, इस तरह से स्टॉक बना लेते हैं। जैसे ये पानी, मतलब मान लो कि ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट है और ये पत्थर है, अब इनको चिपकना है यहाँ पे, तो इस तरह से स्टॉक बना लेते हैं, और स्टॉक जो है वो इनको यहाँ पे एडहेयर करने में, चिपकने में, ठीक है, यहाँ पे स्टिल रखने में इनको हेल्प करता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये स्टॉक जो है, this help this cell to adhere to surface। ठीक है, जो भी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में इनको सरफेस मिल रहा है, कोई पौधा या कोई भी पत्थर, कुछ भी,
है ना, वहाँ पर अगर इनको एडहेयर करना है, चिपकना है, तो ये स्टॉक इनकी हेल्प करेगा। और स्टॉक किससे बनता है? स्टॉक सेल से बनता है। स्टॉक सेल्स इमोर्टल होते हैं और रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बैक्टीरिया खास है, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो है वो खास है। आई होप इसका लाइफ साइकिल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी तो हमें दूसरा बैक्टीरिया देखना है ना। तो दूसरा बैक्टीरिया है हमारे पास कौन सा? मिक्सोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, मिक्सोबैक्टीरिया जो होता है ना वो स्वॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है, स्वॉर्म्स में। अब देखो, जब तक तो इसको न्यूट्रिशन वगैरह सब मिल रहा है तब तक ये आराम से घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही ये देखता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम पड़ने लगे हैं, है ना, स्केरसिटी हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं? ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये एग्रीगेट होते हैं, है ना, एग्रीगेट क्यों हो रहे हैं ये? ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे अगर 3-4 मिक्सो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, अब ये मिक्सो बैक्टीरिया को लग रहा है कि इनके आसपास पे न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, है ना। पास पास आने के बाद इस तरह से एग्रीगेट होकर के ये एक मल्टी सेलुलर फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। मल्टी सेलुलर फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अब ये जो मल्टी सेलुलर फ्रूटिंग बॉडी इन्होंने बनाई है, इसका काम क्या होता है? ठीक है, देखो इसका काम होता है स्पोर्स को रिलीज करना, रिलीज स्पोर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? पास पास में आते हैं, जैसे इनको लगता है कि हमारी तादाद जो है वो खतरे में है, अब फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स को भरते रहते हैं, उनको अच्छा सा न्यूट्रिशन देते रहते हैं। जब टाइम आता है, इनको लगता है कि अब हमें बस्ट होना है, ये फ्रूटिंग बॉडी बस्ट हो जाती है और रिलीज कर देती है स्पोर्स को। और ये स्पोर्स होते हैं, ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। हार्श कंडीशंस को जैसे ही सर्वाइव करने के बाद इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, दोबारा से यही लाइफ साइकिल जो है वो ये अपना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बैक्टीरिया है दैट इज बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस, अच्छा, इसकी बस एक ही खास बात है, वो याद रख लो कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये भाई बनाता है एंडोस्पोर्स, है ना। एंडोस्पोर्स बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, ये ऐसे कह सकते हैं डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें मतलब कि 121 डिग्री सेल्सियस पे कि अगर आप इसको हीट करोगे तब भी ये जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको प्रेशर वगैरह दे करके किल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब भी हम लैब वगैरह में काम करते हैं ना, ऑटोक्लेविंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे आप टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी कंसीडर करते हो, है ना। तो ये इतना ज़्यादा टफ होता है कि इतना हाई हीट भी टॉलरेट कर लेता है, ठीक है। अब ये ऐसा करता क्यों है? एंडोस्पोर्स क्यों बनाता है ये? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है क्या? अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब देखो वो पीछे अगर आप मिक्सोबैक्टीरिया और उनको देखोगे, वो क्या कर रहे थे? वो एग्रीगेट वगैरह हो रहे थे, है ना, स्टॉक वगैरह बना रहे थे, स्पोर्स वगैरह बना रहे थे अपना जेनेटिक मटेरियल बचाने के लिए, है ना, ताकि उनकी तादाद जो है वो जिंदा रहे। ये क्या करते हैं? जैसे ही इनको लगता है कि अब जो है वो न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये अपना जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक एंडोस्पोर में डाल देते हैं। एंडोस्पोर बहुत ज़्यादा टफ होता है और अपना जेनेटिक मटेरियल को ये बचा के रखते हैं, है ना, और एडवर्स कंडीशन को गो थ्रू करते हैं। फिर एडवर्स कंडीशन में ये एंडोस्पोर जो है वो इस तरह से ही पड़ा रहता है। फिर जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, एंडोस्पोर टूटेगा, दोबारा से बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या एडवर्स कंडीशंस को ये गो थ्रू कर सकता है? कोई भी आप केमिकल यूज कर लो, है ना, कोई केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, उस टाइम पे बना सकता है, या फिर रेडिएशंस को भी गो थ्रू कर लेता है ये, और हीट तो इसके आगे है ही कुछ नहीं, है ना। ये सारी चीज़ों को ये गो थ्रू कर सकता है, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज माइकोप्लाज्म।
माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये देखो ये होता है एक बैक्टीरिया, लेकिन इसके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए ये कैसा हो जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, कैसी एंटीबायोटिक होगी जिसके लिए रेसिस्टेंट होगा, जैसे कि आप पेनिसिलिन मान लो। अब जो पेनिसिलिन होती है ना, ये मतलब क्यों इसको किल नहीं कर पाती पेनिसिलिन, क्योंकि ये जो पेनिसिलिन होती है ये टारगेट करती है सेल वॉल सिंथेसिस को, है ना। किसी भी बैक्टीरिया को अगर किल करना है तो पेनिसिलिन अगर आप खा रहे हैं तो क्या होगा, वो उस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना उसको नहीं बनने देगी। लेकिन क्योंकि मिक्सोप्लाज्म में क्या होता है, सेल वॉल होती ही नहीं है, तो पेनिसिलिन इसके ऊपर काम नहीं करती, इसलिए हम बोलते हैं कि क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है ये। ठीक है, तो ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, एक तरह से ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, जो अपनी मतलब इसका जो पूरा सर्वाइवल है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये मतलब जैसे हमारी लंग्स वगैरह को ये टारगेट करता है ना, टीबी वगैरह कॉज करता है, तो ये अगर बॉडी के अंदर है तब तक ये भयंकर जिंदा रह सकता है, फ्री फ्लोटिंग नहीं होता ये, इसमें सेल वॉल नहीं होती। अगर आप इसके लिए, है ना, आपको लग रहा है कि मेरे को कोई इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में, और अगर आप पेनिसिलिन या इस तरह की कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं जो टारगेट करता है किसको, सेल वॉल सिंथेसिस को, तो उस केस में इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक बैक्टीरिया बचता है लास्ट में, दैट इज मिथाइलोट्रॉप्स। ठीक है, अच्छा, मिथाइलोट्रॉप्स की खास बात ये है कि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं वन कार्बन कंपाउंड को, किसी एक कार्बन कंपाउंड को यूज करते हैं ये। ठीक है, अब वो कार्बन कंपाउंड जो है वो कोई भी हो सकता है, बेसिकली मिथेनॉल, है ना, या फिर मीथेन हो सकता है, या फिर साइनाइड हो सकता है, कुछ भी इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं एज सोल कार्बन सोर्स, एनर्जी वगैरह सब इससे ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्यों इसको हम ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इन सभी कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन कर सकता है, इनको यूज करता है कार्बन सोर्स की तरफ और इनका क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने आपको बताया मीथेन को ये ब्रेक डाउन कर सकता है, जो कि एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है ना। तो इस तरह से हम कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम कर सकते हैं यूजिंग दिस बैक्टीरिया। अच्छा, इस बैक्टीरिया का बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना, जैसे कि अमीनो एसिड्स वगैरह बनाने हो, वाइटामिन्स बनानी हो, तो उस केस में इस मिथाइलोट्रॉप्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने सारे ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो गो थ्रू कर लिए हैं। अब मिला करके देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले है आपका कोलोबैक्टर, है ना। कोलोबैक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसका लाइफ साइकिल 2 सेल्स पे चलता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखो, इसमें लिखा है इमोर्टल स्टॉक सेल्स, यानी कि ए जो है वो ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। अब ए जो है ऑप्शन 4 आपके बी ऑप्शन में दिया है और सी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट देखो मिक्सोबैक्टीरिया। मिक्सोबैक्टीरिया में हमने बोला था कि एक मल्टीसेलुलर फ्रूटिंग बॉडी बनती है ना। तो ऑप्शन बी किसके साथ जाएगा, 1 के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं। सी जो है उसके बाद हाँ मिथाइलोट्रॉफ है ना। मिथाइलोट्रॉफ अभी हमने बोला कि ये
कार्बन सोर्स को यूज करता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को यूज कर सकता है, साइनाइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को एज कार्बन सोर्स यूज कर सकता है, यानी कि सी का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, सी का ऑप्शन नंबर 5 है। उसके बाद बैसिलस सबटिलिस है। बैसिलस सबटिलिस मैंने आपको बताया था एंडोस्पोर बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2 के साथ जाएगा, और ई जो है वो बचा किसके साथ, 3 के साथ, है ना, माइकोप्लाज्म, जो कि एक नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है ना, लंग्स को अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है टेकोइक एसिड a component of gram positive bacteria's cell wall binds with which one of the following to protect bacteria from thermal injury। टेकोइक एसिड इन्होंने बता रखा है कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, और ये आपसे पूछा है कि ये किसके साथ बाइंड करता है ताकि ये बैक्टीरिया को थर्मल इंजरी से, है ना, हाई हीट को में भी स्टेबल रहने के लिए ये उसको हेल्प कर पाए। ये आपसे सवाल किया गया है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे होगा। देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी सेल वॉल है ना, किसकी बनी होती है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन की। अब ये जो थिक पेप्टिडोग्लाइकन है ये क्या काम करती है, ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, ठीक है। अब इस हमने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसके पास क्या होता है, टेकोइक एसिड होता है, ठीक है। अब ये टेकोइक एसिड्स जो होते हैं ना, ये होते हैं बेसिकली कैसे, एनायनिक। एनायनिक का मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, ठीक है। अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो टेकोइक एसिड होता है ना आपका, इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो यानी कि ये किसी पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, किसी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये Mg2 पॉजिटिव जो है वो इस टेकोइक एसिड का जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके साथ ये बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद ये आपको एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर देता है, स्टेबलाइज स्ट्रक्चरल, ये ऐसे लिख सकते हैं, स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब देखो ये स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये सेल वॉल की मतलब पूरे के पूरे सेल की इंटीग्रिटी को बना करके रखती है, ठीक है, अंडर स्ट्रेस भी। और अगर अंडर स्ट्रेस इसकी सेल वॉल नहीं टूटेगी तो ये सेल जो है वो सरवाइव कर जाएगा। इसीलिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो इस टेकोइक एसिड की वजह से नेगेटिवली चार्ज है ना, और ये किसी पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ जाकर के बाइंड कर जाता है, मेजरली Mg2 पॉजिटिव के साथ करता है, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव के साथ बाइंड करने के बाद इसकी जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिलती है इसकी सेल वॉल को, जो कि इसको हाई स्ट्रेस के अंडर भी बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट रहने में मदद करता है। ये चीज़ आपको बताइए, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि मान लो कि हमने बैक्टीरिया उठाया और इसको एक्सपोज कर दिया, किसके साथ, हीट के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर जो इसकी सेल वॉल होगी ना, सेल वॉल पे स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ये जो Mg2 पॉजिटिव टेकोइक एसिड के साथ बाइंड किया था, है ना, ये दोनों आपस में बाइंड किए थे और इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड की थी पूरी की पूरी किसको, ओवरऑल सेल वॉल स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब ये बाइंडिंग ही तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह एक्ट कर रही है ना, यानी कि ये बाइंडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड देती है। अगर ये बाइंड नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं मिलेगी और बैक्टीरिया जो है वो हार्श कंडीशंस को सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई तो बैक्टीरिया जो है वो हार्श
एनवायरनमेंट को भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। हार्श थर्मल एनवायरनमेंट कह सकते हैं हम, थर्मल एनवायरनमेंट को भी सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये सेल वॉल इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेल है दैट इज लेस प्रोन टू डैमेज और डिफॉर्मिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। डिफॉर्मेशन नहीं होगी इसकी, टूटेगा नहीं सेल वॉल की लाइसिस नहीं होगी। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि टेकोइक एसिड जो है वो Mg2 पॉजिटिव के साथ बाइंड करके कैसे सेल वॉल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पेंटाग्लाइसिन चेन ब्रिजेस द लाइसिन एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप एंड द डी एलेनिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द सेल वॉल ऑफ। अच्छा, आपको बताना है कि जो ये पेंटाग्लाइसिन चेन ब्रिजेस होते हैं ना, ये कहाँ किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो, आपको ऑप्शन में फंजाई दे रखा है, इसका आपको सामने पता है कि ये काइटिन से बना होता है ना। और काइटिन, इसकी सेल वॉल जो होती है काइटिन से बनी होती है, और काइटिन में जो मेजर कंपाउंड होता है पॉलीसेकेराइड होता है जो, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, है ना। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, जिसमें लिंकेज अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको याद रखनी है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यह लिंकेज होती है। और अगर इसमें क्रॉस लिंकिंग पूछ लेता है कि ये जो आपस में, तो ये लिंक इससे हैं, क्रॉस लिंकिंग किसकी वजह से है, तो यहाँ पे H बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे ये पेंटाग्लाइसिन चेन ब्रिज जो पूछ रखा है, इसमें एलानिन, है ना, लाइसिन, इनका कोई काम नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो हो जाता है यहाँ से बाहर। फिर ऑप्शन नंबर डी देखो, इसमें दे रखा है क्या, हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स यानी कि प्लांट्स, है ना, जिनमें जो सेल वॉल होती है आपकी वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलोज जो होती है वो मोनोमर यूनिट रिपीट करती है, कौन सी, बीटा डी ग्लूकोज की, है ना, इससे बनी होती है पूरी की पूरी। इसमें अगर आपसे लिंकेज पूछ लेगा, सेम कौन सी लिंकेज होती है, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, राइट। और अगर क्रॉस लिंकिंग पूछ लेगा तो सेम इसमें भी क्रॉस लिंकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है, ठीक है। इसलिए ये दो ऑप्शन तो कतई बाहर हो जाते हैं। आपके पास बचा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनमें दोनों में डिफरेंस समझना है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले किसकी बात करनी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है, हमें पता है क्या होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है ना वो थिन होती है, पतली होती है। वहीं पे यही पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर अभी हम पीछे पढ़ के आए कि थिकर होती है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, है ना। तो इसकी भी जो लेयर होती है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी थिन होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, पतली होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अगर हम क्रॉस लिंकिंग की बात करें, ठीक है, तो ये बोलता है कि इसमें कोई भी पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस नहीं बनते। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। दोनों की सेल वॉल आपको दे रखी है। इसमें अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं बन रहा, ठीक है, कोई पेंटाग्लाइसिन ब्रिज नहीं बन रहा। डायरेक्ट ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, ये डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। और किसके बीच में होते हैं, तो ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली लाइसिन के बीच में, है ना। जैसे एक चेन का क्या होगा, लाइसिन होगा, जैसे ये वाली चेन का मान लो लाइसिन है, और दूसरी वाली चेन का क्या होगा, लाइसिन, और दूसरी चेन का होगा आपका डी एलेनिन। इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोई भी पेंटाग्लाइसिन ब्रिज नहीं बनता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमने बोला कि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग के लिए। और अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें
उसमें क्या होता है, उसमें बनते हैं आपके पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस। ठीक है, पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस में होता क्या है, आपके पास 5 ग्लाइसिन रेजिड्यूज होते हैं जो कि पूरी की पूरी एक चेन बना करके बैठे होते हैं। ठीक है, अब ये जो पेंटाग्लाइसिन आपको दिख रहा है ना, ये देखो पेंटापेप्टाइड लिखा है इसको यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे ग्लाइसिन रेजिड्यू जो एक चेन बना के बैठे हैं। यानी कि देखो यहाँ पे भी है, तो देखो यहाँ पे भी बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिंपल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड के साथ साथ ग्लाइसिन रेजिड्यूज भी प्रेजेंट हैं जो कि इन दोनों चेन्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा क्लियर होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझना पड़ेगा कि इसका काम होता है जो आपका एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप है, किसका, लाइसिन का, इस लाइसिन का, ग्रुप ऑफ लाइसिन। समझो वहां पे सिर्फ सीधा बॉन्ड बन जा रहा है, इसमें बॉन्ड के साथ साथ बीच में ग्लाइसिन रेजिड्यू है। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी चेन जो है वो इनको कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे ये चेन इनको कनेक्ट कर रही है आपस में। ठीक है, अच्छा, ये जो है एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप जो है लाइसिन का, इसको जोड़ेगा किसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ टर्मिनल डी एलानिन। ठीक है, ऑफ रेजिड्यू। तो इस लाइसिन का जो अमाइनो ग्रुप है ना, एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप जो है इस लाइसिन का, वो इसके साथ, इसके कार्बोक्सिलिक टर्मिनल के साथ आपस में जुड़ जाता है, किसकी वजह से, इन 5 ग्लाइसिन रेजिड्यूज की वजह से। ठीक है, और इसी को कहा गया है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो आपको सब पता ही है। अगर पेप्टिडोग्लाइकन बैकबोन देखोगे बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, नैम और नैग की। ठीक है, तो ये है आपका नैग जिसको लिखा है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और ये जो ऑरेंज कलर में बताया है ये बताया है नैम के बारे में, है ना, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं, फिर इस तरह से क्या होती हैं आपके पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है ना, शॉर्ट पेप्टाइड चेन। ठीक है, इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं, तो इसमें आते हैं एलानिन, उसके बाद डी ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, उसके बाद लाइसिन होता है ना, लाइसिन को मीजो डायमिनो पाइमेलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, लाइसिन को, ठीक है, मीजो डायमिनो पाइमेलिक एसिड भी कहते हैं। लाइसिन बेसिकली याद रख लो, लाइसिन होता है, उसके बाद लास्ट में होता है डी एलानिन। ठीक है, तो ये आपस में ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 जो ग्रीन कलर में है, वो ये वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब एक चेन यहाँ पे जैसे ये वाली चेन है, इसका सबसे लास्ट देखो डी एलानिन जो है वो इस वाले के किसके साथ जुड़ा हुआ है, लाइसिन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जो बॉन्ड बन रहा है वो इन दोनों के बीच में ही बन रहा है, डी एलानिन के बीच में और लाइसिन के बीच में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इसीलिए इसकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है। लेकिन इसकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे ब्रिजेस बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड ना बन के क्या बन रहा होता है, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज बनता है, जिसकी वजह से चेन मोटी हो जाती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्रॉस लिंकिंग किसके बीच में हुई है, बस ये याद रखना है। क्रॉस लिंकिंग जो है, सबसे पहले तो ये याद रखना, पेप्टिडो आपका पेंटाग्लाइसिन ब्रिज बनता है, जो कि लाइसिन, एक पेप्टाइड चेन का लाइसिन है ना, दूसरे का डी एलानिन, दोनों को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, इससे होता क्या है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मिलती है सेल वॉल को, जिसकी वजह से सेल वॉल को तोड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस इतना याद रखना है। तो ये है आपकी क्रॉस लिंकिंग, और ये वाली क्रॉस लिंकिंग किस में प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछे कि पेंटाग्लाइसिन ब्रिज किस में होता है ना, किसकी सेल वॉल में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में।
आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, पेनिसिलिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ बाय रिवर्सिबली इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम। अच्छा, आपको पूछा है कि जो पेनिसिलिन है ना वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे रोकता है, किस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है वो। ठीक है, इसको समझते हैं ध्यान से कि पेनिसिलिन जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन होता है एंटीबायोटिक है। ये कौन सी एंटीबायोटिक अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। जो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है ना, इनके पास 4 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं उनमें ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड रिंग प्रेजेंट होती है। उन्हीं में से एक है आपकी पेनिसिलिन। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये सीधा का सीधा टारगेट करती है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज को। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करता है। क्रॉस लिंक्स बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। है ना, जो बैक्टीरिया के भी हम पढ़ के आए, दोनों बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल तो है। अब सेल वॉल की जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है ना वहां पे, वो क्रॉस लिंकिंग को कौन बनाता है, ये वाला एंजाइम है ना, ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। इसको टारगेट करता है बेसिकली पेनिसिलिन। ठीक है, इसीलिए वो किसको नहीं मार पा रहा था, माइकोप्लाज्मा को नहीं मार पा रहा था, क्योंकि उसमें ये एंजाइम ही नहीं था, जो कि क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती तो इस एंजाइम की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो उसको मार नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है ना, सेल वॉल बनी हुई है और वो क्रॉस लिंकिंग हो रही है। क्रॉस लिंकिंग किसकी वजह से हो रही है, ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज की मदद से। तो पेनिसिलिन जाके सीधा इसको अटैक कर देता है। अब पेनिसिलिन अटैक कैसे करता है वो देखना है। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या करती है, ये मिमिक करती है बेसिकली, इट मिमिक्स स्ट्रक्चर ऑफ किसका, डी एलानिन इस तरह का पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड सबस्ट्रेट। अब ये जो डी एलानिन पेप्टाइड सबस्ट्रेट है ना, ये इस एंजाइम को चाहिए होता है क्रॉस लिंकिंग करने के लिए। पेनिसिलिन जाती है वो इसको मिमिक करती है ना। इसको मिमिक करने के चक्कर में क्या हो जाता है, एक्टिव साइट पे जाकर के बाइंड कर जाती है, किसके, एंजाइम के। जैसे ही एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर के ये बाइंड करेगी, ये इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देती है इसको। ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं हम कि इनहिबिट कर देती है। जैसे ही इनएक्टिव होगा एंजाइम, इसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका फंक्शन इनहिबिट हो गया तो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे होनी थी, बेसिकली क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली जो स्ट्रक्चरल वीकनेस आ जाएगी, है ना। जो सेल का स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा, है ना, सेल वॉल का, वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। जैसे ही अगर सेल का स्ट्रक्चर वीक हो गया, अब ये जाएगी और क्या कर देगी, सेल का लाइसिस करवा सकती है या फिर डेथ करवा सकती है। ठीक है, और मेजरली अगर आपसे पूछ ले तो इसका इफेक्ट जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे बहुत अच्छा देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उसकी सेल वॉल में भर भर के पेप्टिडोग्लाइकन होता है, उसकी लेयर जो होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है,
आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। अगर एक बार रिपीट करना है तो ऐसे याद रखना है, पेनिसिलिन जो होती है वो एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जिसमें 4 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड रिंग प्रेजेंट होती है। ये किस एंजाइम को टारगेट करती है? ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज को, जो कि क्रॉस लिंकिंग करवाता है बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल की। कैसे तोड़ती है उसको? तो ये डी एलानिन इस तरह से पेप्टाइड सबस्ट्रेट जो इस एंजाइम को चाहिए होता है, ये उसको मिमिक करती है। मिमिक करने के बाद उस एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करके उसको इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से इसका फंक्शन इनहिबिट हो जाता है और जो आपकी बैक्टीरियल वॉल की जो सिंथेसिस के दौरान क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल वीकनेस रहती है, जिसकी वजह से आगे चल के सेल की लाइसिस और डेथ हो जाती है। मोस्टली याद रखना है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है पेनिसिलिन। क्यों? रीज़न आपको पता है कि थिक पेप्टिडोग्लाइकन होगी। थिक पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब है क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा, और क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा का मतलब ग्लाइकोपेप्टाइडेज ट्रांस पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपसे पूछा था एंजाइम का नाम ऑप्शन नंबर सी में आप देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह से हमारे साथ तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।